Hello, welcome back to Defense Info, a one-step solution for all your defense need. So guys, आज हम पार्ट 2 बिगिन करने वाले हैं ऑफ द फिजिक्स कैप्सूल सीरीज़ की. सो गाइस, शुरू करते हैं. uh, कल मैंने क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प बिकम वाइट हॉट बट द लीड एंड वायर holding the filament are only slightly heated because they dash. So this question was asked in the previous video, but वहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत दिया, मतलब मैंने ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन था वो मैंने गलत बताया था. सो गाइस, आज मैं उसी चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाला हूँ. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. Option B is the correct answer because they have very low resistance. And the reason for it, guys, कि when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome, say, the electric energy is converted to heat energy, and these lead to heat energy heat up the resistance wire. Okay. And गाइस, आपको पता होगा जब जो हाई रेजिस्टेंस होता है, अगर उसमें से करंट जाता, हाई रेजिस्टेंस वायरों का करंट जाता है तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. एंड बिकॉज ऑफ इस दिस यही कारण होता है कि जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है वो स्मूथफुली नहीं हो पाता है. सो दैट इज़ द रीज़न अ लो रेजिस्टेंस अगर आप एलिमेंट यूज़ करोगे, इन दैट केस क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है. अगर हीट कम हो रहा है उसका मतलब इसमें लो रेजिस्टेंस वायर यूज़ किया गया है. एंड आपको पता होगा जैसे कॉपर और एल्युमिनियम हम अक्सर यूज़ करते हैं, अक्सर नहीं, मोस्टली हम कॉपर की एलिमेंट्स ही यूज़ करते हैं. बिकॉज आपको पता होगा बिकॉज दिस हैविंग लो रेजिस्टिविटी, एंड बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टिविटी इट हैव हाई कंडक्टिविटी. थस इट इज़ हैविंग गुड कंडक्टर एंड विथ लेस रेजिस्टिविटी, और इसमें कोई हीटिंग इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता. दैट इज़ द रीज़न दैट इट इज़ बीन यूज. सो द करेक्ट आंसर will be the option B, have very low resistance. So the next question is, velocity of sound will be smaller in the moist air than in dry air, greater in moist air than in dry air, same in moist air and dry air, independent of in density. So guys, आपको पता होगा the fourth option can वो हो नहीं सकता because it depend on both density as well as temperature. सो सेम नहीं हो सकता इन ड्राई एयर. ठीक है, तो इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर होना चाहिए. सो आपको अगर इसका एक्चुअल इक्वेशन पता होगा तो वो V इक्वल टू रूट ओवर एडियाबैटिक कांस्टेंट टेम्परेचर बाय मॉलिक्यूलर वेट. ओके, सो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट. सो अगर इसका आंसर देखा जाए, अगर आप देखोगे कि सो मॉलिक्यूलर वेट किस में कम होता है, मॉइस्ट एयर में ज़्यादा कम होता है देन ड्राई एयर, राइट. जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मॉइस्ट एयर में कम होता है देन इन ड्राई एयर. एंड अगर कम होता है बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली डिपेंडेंट, तो इन द केस ये हाई होगा, राइट. सो ग्रेटर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, तो ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर. Yes, the option B is the correct answer. And what is the reason behind it? Moisture contained in the air would be expected to increase the speed of sound slightly because the molecular weight of the water vapor is 18 gram per mole compared to 28.95 gram per mole for dry air. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये एक फैक्ट है कि गाइस आपको बस इसको याद रखना, आप अच्छे से याद रखना कि डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड जो डेंसिटी है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, सो आपको पता होगा स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. तो ये दो कंडीशन हमेशा याद रखना. एंड ऑफकोर्स द इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था वो भी याद रखना. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. सो अगर डिसेंडिंग की बात की जाए, पहले हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है विथ रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ. सो सबसे पहला जो आता है, अगर असेंडिंग टू डिसेंडिंग सजाए तो सबसे पहला आता है गामा, राइट. फिर आता है एक्स रे. ठीक है, इसके बाद आता है यूवी, फिर आता है वी विजिबल, राइट. फिर आता है इंफ्रारेड. ओके,
फिर आता है माइक्रोवेव, एंड एट लास्ट रेडियो वेव। सो एज पर द आंसर सबसे पहला रेडियो वेव आना चाहिए, ठीक है। तो रेडियो वेव सबसे पहले कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी में, राइट। सो उसके बाद कौन सा चीज़ आने वाला है, ऑफ कोर्स अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इंफ्रारेड, ठीक है, और फिर आएगा विजिबल एंड फिर आएगा एक्सरे, राइट। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी द आंसर गाइस, इट्स ऑप्शन बी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ लीनियर करंट इज गिवन बाय डैश। तो आप लोग को पता होगा ना राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, ये हमारा थंब है, ठीक है, मानो ये थंब है, राइट। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, अगर ये करंट है, ठीक है, अगर मान लो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि इसके जो गोल डायरेक्शन है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसमें जो गोल गोल डायरेक्शन में है उसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पास होगी, ठीक है, एम। सो ये राइट हैंड थंब रूल ही होगा, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं, जूल्स लॉ नहीं, एम्पेयर लॉ नहीं। तो द राइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आइनोस्फेयर डज नॉट अलाउ टू पास द वेव विच आर टर्म एज। सो आपको पता होगा आइनोस्फेयर में रेडियो वेव है पास नहीं हो पाती, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, और इसी की वजह से हमारी कम्युनिकेशन हो पाती है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर ऑप्शन को अच्छे से देखें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूल एएम वेव्स जो है वो भी एक पार्ट ऑफ रेडियो वेव्स है। सो इसका आंसर ये होना चाहिए। सो लेट्स सी द आंसर गाइस, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So the next is one of the following thermometer which can be used for increasing a rapidly changing temperature is a dash. So इसके लिए आपका ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, इंक्रीजिंग अ रैपिड चेंजिंग टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्मोकपल थर्मोमीटर ही होगा। So light travels at a fastest speed n. It's a very easy question. This type of question can be asked in especially the FCAT. सो गाइज आपको पता होगा इसका आंसर वैक्यूम है, एंड इसकी स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁻20 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड ग्लास के केस में कितनी होगी 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वाटर के केस में 2.25 × 10 मीटर पर सेकेंड, 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हाइड्रोजन के केस में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 3 के पास ही, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 3 × 10⁻28 मीटर per second. So vacuum will be the correct answer. Let's see the answer. Yes, option D is the correct answer. So escape velocity of a rocket fire from the earth towards the moon is a velocity to get rid of the dash. So get rid of what? First answer, the earth's gravitational pulls, moon's gravitational pull, centripetal force due to the earth rotation, okay, the pressure of the atmosphere. So right option will be the earth's gravitational pull. So earth gravitational pulls को क्या होता है ना कि ये लोग इस तरह से escape velocity करते हैं that like it moves round the shape escaping the it moving the orbit, ठीक है। रॉकेट क्या होता है ना कि सैटेलाइट ऑर्बिट को वो करते हैं बट इट डज नॉट हिट द अर्थ। तो सिमिलरली रॉकेट को जब फायर किया जाता है वो उसको एक इसके वेलोसिटी के साथ फायर की जाती है, उसके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है इसका, ठीक है। तो उसके साथ फायर करते हैं ताकि वो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसको स्केप कर जाए, ठीक है। और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्केप कर जाते हैं तो कोई ग्रेविटेशनल पुल का असर नहीं रहता है। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। या natural radioactivity was discovered by who? द आंसर इज़ वेरी सिंपल यार, हेनरी बैक्वेल, ओके। इन्होंने ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव है और ये आ सकता है आपके दोनों एग्जाम में। सो प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज ऑफ डैश। सो ये किस लिए होता है कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं? सो दे आर नियरर टू द अर्थ, hence we receive a greater amount of light and their minor variation in the intensity does not capable or noticeable, or they are very far away from the earth resulting in decrease in the intensity of light, or the distance from the sun does not change with time, or they emit light by a constant intensity. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज ये ऑप्शन डी होगा,
because they are nearer to the earth. Okay, they are nearer to the earth, and hence we receive a great amount of light. Okay, and therefore the minor variation in the intensity are not noticeable. So planets do not twinkle, that's only star twinkle, star ही twinkle करती है, planets नहीं करती है. ठीक है. सो आपको जितने planets अगर आप टेलीस्कोप से देखें आपको दिख जाएंगे अच्छे से. ठीक है. सो द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 हर्ट्ज की बात की जाए तो ये इंफ्रासोनिक होना चाहिए. ठीक है. बिकॉज ऑडिबल साउंड जो होता है वो 20 से 20,000, राइट, 20,000 हर्ट्ज तक होती है. और जो आपकी अल्ट्रासोनिक है वो 20,000 हर्ट्ज की ज़्यादा होती है. ठीक है, उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी प्रिसाइसली दी ऑप्शन बी. ओके. सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंस विच डैश. तो यार सुपर कंडक्टर याद रखना, सुपर कंडक्टिविटी कब शो होती है, जब यार याद रखना बहुत ही कम टेम्परेचर में आप उस किसी चीज़ को रखते हो. ठीक है, बहुत ही कम, जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लो. ठीक है, जो कि सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, आई मीन ज़ीरो, जो हमें बोलते हैं ना एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, राइट. उस केस में क्या होता है कि जितना ही मोशन होता है सीज हो जाते हैं. अगर उस टेम्परेचर में अगर आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हो तब कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा. ठीक है, जो सुपर कंडक्टर वो है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता. ठीक है, एकदम जो है ना करंट एकदम स्मूथली फ्लो करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होती है विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करते हैं. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर. ओके, offer high resistance, offer no resistance to the flow of electricity. So option C will be the correct answer. So guys, let's see the answer. Yes, option C is the correct answer. Pick out the scalar quantity. So guys, force का formula क्या है? Any idea? So force, जो force का formula है वो mass into acceleration है. ठीक है, acceleration इसमें quantity है. ठीक है, pressure क्या है? फोर्स बाय एरिया, राइट. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ स्केलर, सॉरी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. द एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर शुड बी द करेक्ट आंसर, आई गेस, राइट. लेट्स सी द आंसर गाइस. यस, प्रेशर इज द करेक्ट आंसर. द buoyancy depends on dash. The buoyancy depends on dash. Okay, so buoyancy depends on the shape of the body, the mass of the body, the mass of the liquid displayed, or the depth to which the body is immersed. सो बुएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो बुएंसी जो डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. सी, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड. ओके, जो आपकी मास होती है ना लिक्विड में डिस्प्लेस करती है, मतलब जो वेट होता है अपरेंट, मतलब जो जितना डिस्प्लेस किया और जो वेट में चेंज आया है उसके हिसाब से जो मेजरमेंट होता है वो डिपेंड करता है बुएंसी के ऊपर. आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही एक फॉर्म है बुएंसी. सो इट इज़ अ मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड. ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है बुएंसी. इफ़ अ मूविंग बॉडी टर्न्स इट्स स्पीड टू 1.5 times, what will be the impact on its kinetic energy? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है. सो काइनेटिक एनर्जी में क्या अफेक्ट होगा? ठीक है, तो K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट. सो वी स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो कितना होगा? 1.5 का स्क्वायर. ठीक है, तो इट विल बी अराउंड 2.25. दैट इज आंसर. सी इज़ द करेक्ट आंसर गाइज. ठीक है, so the power we use at home has a frequency of 60 hertz. What will be the period in the sine wave? So it is simple यार, 1/t कर दो, राइट, 1/60 कर लो. तो इसका जो आंसर होगा
वो नियर अबाउट 0.016 जैसा आएगा, तो ऑप्शन बी शुड बी द ऑप्शन, वेट अ मिनट गाइस, option B should be the correct answer. Yes, it is. So thank you guys for watching this video. If you like this video, do share with your friends, and please subscribe our channel and do hit the bell icon for more info. And we will be soon uploading the final part of this series. So till then, thank you so much.